हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में ना हम 1857 की क्रांति एवं विद्रोह के शुरुआती कारणों, उसकी स्वरूप एवं उसके परिणाम को तथा उसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक 1857 की क्रांति। देखिए, 1857 की जो क्रांति थी ना, वो उसकी जो शुरुआती जो पहलू थी वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। जब सदियों की गुलामी और शोषण के खिलाफ भारत की जनता 1857 में उठ खड़ी हुई, तो देखते ही देखते पूरा देश इस लड़ाई में सम्मिलित हो गया, शामिल हो गया। ब्रिटिश नीति के खिलाफ इस लड़ाई में यह तय हो गया कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को नहीं हराया जा सकता है। इस 1857 के क्रांति को, इस विद्रोह को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता का पहला युद्ध, यानी कि इंडियाज फर्स्ट वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस। इन नामों से भी इस विद्रोह को जाना जाता है। 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के सालों से चली आ रही दमनकारी एवं अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ था, लड़ाई शुरू हुई थी। जिसमें जो प्रमुख कारण थे ना, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला है राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल जो एजेंडा था, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था, उसके डायमेंशन थे, उसको हम समझते हैं। उसमें क्या था? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था ना कि अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी ना, और व्यापकता का सिद्धांत, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको कहते हैं डलहौजी का। इसके तहत डलहौजी ने सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए, ये सिद्धांत था क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर था क्या? यानी कि व्यापकता का जो सिद्धांत था वो क्या था? इसमें था ये कि इस सिद्धांत में यह था कि किसी भी शासक के संतान ना होने पर उसे अपने जो उत्तराधिकारी को गोद लेने की अधिकार नहीं था। मतलब अगर संतान ना हो तो ऐसा ना हो कि अपने उत्तराधिकारी को किसी गोद लेकर वो उस शासन को, उस राज्य को चलाए, ऐसा नहीं था। उसमें यह था कि शासन की अगर मृत्यु भी हो, मृत्यु के बाद यानी शासन, जो शासक था वो अपने शासन छोड़ दे, उस पर भी, उसके बाद भी, मतलब उस कंडीशन में भी जो उस पे उसके शासन पे जो अधिकार था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता। ये पूरे व्यक्तिगत के सिद्धांत का एक कंसेप्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रशासनिक कारण क्या था। प्रशासनिक कारण में ये था कि ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति और प्रवृत्ति जो थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। ये भी एक रोष का काफ़ी कारण बना। उसके बाद ब्रिटिश शासन में नए फौजेदारी जो कानून बन रहे थे और दीवानी कानून बन रहे थे जो लागू किए जा रहे थे, उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। न्यायालयों में जो था, न्यायालयों में की जो कार्रवाई थी, मतलब उसके कार्य करने की जो शैलियाँ थी, पद्धति थी, वो जो वर्क था, उसमें जो है फारसी या भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी को महत्व ज़्यादा दिया गया। उसमें उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे प्रशासनिक कारण में, उसमें यह था कि रैयतवाड़ी जो था ना, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जमींदारों एवं तालुकदारों जैसे मध्यस्थ जो थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, उनको हटाया गया। इसमें यह भी था कि इनका जो जो लास्ट रूट माइल डिलीवर हो रहा था, उसमें भी एक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा था, मतलब रोष पैदा हो रहा था। ठीक है, अब इसका हम आर्थिक प्रोस्पेक्ट समझते हैं कि इसका आर्थिक डायमेंशन क्या था 1857 की क्रांति का। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ना किसानों के भूमि पर भारी भरकम लगान लगाया जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा जो था वो कर वसूला जा रहा था। ठीक है, और ना सिर्फ किसानों पर, जमींदारों के भूमि पर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पेश आ जा रहा था। उन पे भी एक कर वसूली की जा रही थी। इससे काफ़ी ज़्यादा जमींदारों और जो किसान थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक रोष की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, बड़ी संख्या में जो सिपाही थे ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काफ़ी मात्रा में जो सिपाही जो थे, वो किसान यानी कि फार्मर वर्ग से आते थे, किसान परिवार से आते थे। वो अपने गांव परिवार को छोड़कर आए हुए थे, जो किसानों के गुस्से को ना अच्छी तरीके से समझते थे। जिससे हुआ क्या कि जो उनका गुस्सा था ना, वो सिपाहियों में भी फैलने लगा, क्योंकि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे और किसानों की जो
समस्याएं थी उसको भली भांति वो समझते थे। तो हुआ क्या कि जो उनकी जो जो रोष का कारण था, जो गुस्सा था, जो जो टेम्परामेंट था, वो सिपाहियों में भी उसी तरीके से भावना उत्पन्न होने लगी। उसके बाद क्या था कि ब्रिटिश व्यापार नीति का जो ट्रेड था ना, उसमें भी उसके तहत ये हुआ कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब ब्रिटेन में हुआ, तो ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं ना, उनका जो प्रवेश है भारत में बढ़ने लगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश में जब जब हुई तो उसका जो गुड्स था, जो वस्तुएं थे, वो भारत में प्रवेश करने लगी। इससे हुआ क्या कि जो भारत का, इंडिया का जो कपड़ा उद्योग था ना, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना झेलना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा बर्बाद सा हो गया। इसमें हम एक और कारण को समझ सकते हैं, और वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। भारत में क्या था ना, ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दी गई। इसके अलावा जो एक सोशल इम्पैक्ट जो हुआ, जो उसका कारण जो था, उसमें यह था कि सती प्रथा, और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए, प्रोविज़न किया गया। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए कानून स्थापित किए गए। इसमें हुआ क्या, इसका यह परिणाम क्या हुआ, जो सोशल स्ट्रक्चर के लिए इसको खतरा माना जाने लगा। इसमें था कि उनका एक भावनाएं फील हुई कि इस हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसमें ये सबसे कड़ी उसमें क्या था कि सती प्रथा को ख़त्म किया गया था, उसके लिए कानून बनाए गए थे। विधवा पुनर्विवाह को एक कानून बनाकर उसको लागू किया गया था, लागू करने का प्रयास किया गया था, और उसको लागू किया जा रहा था। ठीक है, इसमें एक और कारण भी था, वो था सैन्य कारण। ठीक है, सैनिकों में भी क्या था ना कि ब्रिटिश और यूरोपियन जो सैनिक थी, और इंडियन यूरोपियन सैनिक और ईस्ट इंडियन कंपनी के जो ब्रिटेन के सैनिक थे, और भारत के जो सैनिकों थे ना, उसको उनके जो बीच थे काफ़ी मतभेद थे, काफ़ी ज़्यादा शोषण की नीति अपनाई जा रही थी। भारतीय सैनिकों को देखने का ये मतलब उनको शोषण के एक पर्सपेक्टिव से देखा जाता था, काफ़ी ज़्यादा उनको दमन किया जा रहा था। ठीक है, ये सब कारणों में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो कारण बने, वो था, सबसे महत्वपूर्ण जो था, वो है तत्कालिक कारण। मतलब ऐसा तत्कालिक, ये तो बैकग्राउंड था, ये सब तो चल रहे थे, लेकिन एट दैट टाइम जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, उसमें यह था कि 1857 के विद्रोह में अंततः जो एक चर्बी वाले कारतूस की घटना को लेकर ये शुरू हुआ था। मतलब एक अफवाह फैल गई कि नए जो इन्फेंट्री राइफल थे ना, उसके कारतूसों में गाय और सूअर की चमड़ी का, मतलब सूअर के चर्बी का उपयोग किया गया है, जिसमें यह था कि सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने के लिए पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, उसमें चूंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के सिपाही कंपनी में थे, तो इन लोगों ने इसको यूज़ करने से मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। फिर हुआ क्या कि बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे, मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उसमें हुआ क्या कि 24 मार्च 1857 को उन्होंने एक विद्रोह किया, जिसके बाद उसमें हुआ क्या कि वो अपने वरिष्ठ नागरिकों पे हमला कर दिए, जिसके बाद परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। विद्रोह के कारण उसके बाद अपने वरिष्ठ अधिकारियों पे हमला करने के वो जुर्म में उनको 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद हुआ क्या कि 9 मई 1857 में को क्या था कि मेरठ के 85 सैनिक जो थे, 85 सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विद्रोह जो है, मतलब जो विद्रोह कर रहे थे उनको 10-10 साल की सजा सुना दी गई। अंततः इसमें हुआ क्या कि जो मेरठ में तैनात जितने भी भारतीय सैनिक थे, मेरठ में जितने भी भारतीय सैनिक तैनात थे, उनमें एक विद्रोह सा छिड़ गया, विद्रोह भड़क गया। उन्होंने कैदियों को, जो वहाँ पे जेल में कैदी बंद थे, उनको रिहा करवाया, उनको छुड़ा दिया और अपने अधिकारियों पे हमला कर दिया। इसके बाद हुआ क्या कि
मेरठ से जो बंगाल तोपखाने का केंद्र था, विद्रोह वहाँ से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम जो विद्रोह शुरू हुआ था वह 20 आई जो आईएनए है, बटालियन है, उनमें ये विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद देखते ही देखते यह विद्रोह काफ़ी व्यापक होने लगा। इस विद्रोह में फिर क्या हुआ कि दिल्ली के सैनिक भी शामिल हुए। क्योंकि दिल्ली के जो सैनिक शामिल हुए तो इसमें हुआ क्या कि बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया और दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोही, मतलब दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोहियों ने एक नेतृत्व के नेता के रूप में बहादुर शाह जफर को चुना कि जो विद्रोह का जो नेतृत्व था वो उनको देने के लिए। इसके बाद विद्रोह जो था अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया और अन्य जो क्षेत्रों में जो इनकी कार्यशैली थी वो भी आगे बढ़ने लगी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र की बात करें तो दिल्ली, जहाँ पे बहादुर शाह जफर उसका नेतृत्व कर रहे थे। बरेली, जहाँ पे खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर में नाना साहब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। आरा में कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ये बीपीएससी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, आप जिस जिस स्टेट में हो, जैसे बरेली, कानपुर वगैरह हुआ, ये यूपी पीसीएस के लिए, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे के लिए है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अगर स्टेट वाइज वगैरह है तो उसमें इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है, ठीक है। गोरखपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे वो गजाधर सिंह कर रहे थे आंदोलन का नेतृत्व। जो विद्रोह का, क्रांति का नेतृत्व गोरखपुर में गजाधर सिंह कर रहे थे। लखनऊ यानी कि अवध में हजरत महल आंदोलन का जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। हरियाणा में जो नेतृत्व कर रहे थे वो है राव तुलाराम। इसके बाद जो विद्रोह का नेतृत्व हो रहा था वो सबलपुर में सुरेंद्र साई कर रहे थे। इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे। ग्वालियर में तात्या टोपे एवं फैजाबाद में मोहम्मद अहमदुल्ला कर रहे थे इस विद्रोह का नेतृत्व। इसके बाद विभिन्न लोगों के द्वारा कुछ टिप्पणियां भी की गई जो काफ़ी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति को लेकर लोगों की क्या क्या टिप्पणियां थी। इसमें पहला है कि सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 की क्रांति को कहा क्या था। वो था यह 1857 यह स्वतंत्रता संग्राम ही था, ठीक है। उसके बाद आरसी मजूमदार ने कहा था ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। डॉक्टर ताराचंद ने कहा था कि मुस्लिम नवाबों, हिंदू राजाओं के विशिष्ट वर्गों, जमींदारों, सैनिकों, विद्वानों और धर्माचार्यों के समान आंदोलन था। यानी कि सब में इक्वल एक चल रही थी, समान आंदोलन था। इसके बाद मौलाना आज़ाद ने इसे 1857 का विद्रोह जातीय तथा राष्ट्रीय था परंतु धार्मिक नहीं था, ये कहना था मौलाना आज़ाद का। सीले एवं लॉरेंस ने कहा था यह केवल सैनिक ही विद्रोह था। इसके बाद हम कुछ पुस्तकों की बात कर ले, कुछ बुक की बात कर ले जो 1857 के क्रांति के ऊपर है। जैसे अशोक मेहता का जो बुक है वो है द ग्रेट्स रिविलियंस। उसके बाद एस.एन. सेन की किताब है 1857। पीसी जोशी संपादक जो थे उनका किताब है रिविलियंस 1857। बी.डी. सावरकर का एक बुक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये स्टेट पीसीएस में वन लाइनर के रूप में फैक्ट्स बेस पे क्वेश्चन पे इनको पूछ लिया जाता है। तो आंदोलन कहाँ हुआ था, आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या कौन सा था, वहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसके ऊपर बुक्स क्या था, लोगों ने टिप्पणियाँ क्या की थी, ये क्वेश्चंस एज इट इज़ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप इसको एक दो बार आराम से देख लेना, बुक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे, और जिस पॉइंट्स को आप जानते हो उसको रहने देना, क्योंकि ये एट ये जो पीडीएफ्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए परिणाम क्या था उसको बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जो 1857 की क्रांति थी था तो बहुत बड़ा व्यापक रूप में चल रहा था। आंदोलन भी का नेतृत्व भी अलग अलग फ्रंट पे किए जा रहे थे, बट असफल क्यों रहा?
क्योंकि 1857 की क्रांति जो विद्रोह था सफल तो हुआ नहीं, क्योंकि अगर सफल हो जाता तो जो विद्रोही चाह रहे थे वो पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे रीज़न क्या थे असफल होने का कारण, उसको हम समझते हैं। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश में एक बड़ा जो हिस्सा था ना, वो आंदोलन से 1857 के क्रांति के से प्रभाव से अछूता था। विद्रोह में एक प्रभावी नेतृत्व का अभाव भी था। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेतृत्व थे, मगर समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई था नहीं जो उसको प्रदान कर सके। सीमित संसाधन थे। ये पॉइंट आउट आप ये जो है ना, आप जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ एडिशनल पॉइंट्स, उसको आप नोट डाउन करते जाना। लेकिन जो पीडीएफ में वो तो आपको एट मिल जाएगा। जो एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको आप पॉइंट आउट करते रहना। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड पॉइंट्स क्या था? सीमित संसाधन थे। मतलब जो विद्रोही थे, जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके पास हथियारों एवं धन की कमी थी। इसके अलावा सही समय पर सूचना नहीं मिल पाता था, इसका भी काफ़ी ज़्यादा अभाव था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज जो थे वो संसाधनों से लैस थे, काफ़ी ज़्यादा संसाधन रिसोर्सेज जुटाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होता था। प्लस अगर आंदोलन एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था तो एक साथ नहीं हो रहा था, अलग अलग समय पे हो रहा था। इससे अंग्रेजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद में मिल गई, सहायता मिल गई थी। ये भी बहुत बड़ा असफल होने का कारण भी बना। उसके बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब मेजर और जो कारण था उसमें था अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे और अमीर व्यापारी जो ट्रेडर थे, अमीर व्यापारी जो थे, उसके बाद जो जमींदार थे ना उन्होंने भी 1857 की क्रांति में ना अंग्रेजों का साथ दिया था। ये वर्ग जो थे, इसमें कई राजवाड़े भी उस समय 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ देने की वजह अंग्रेजों का साथ दिए थे। इसके ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब बात यह है कि इसका परिणाम क्या हुआ। हमने असफल होने का तो देखा कि भाई असफल क्यों हुआ, अब इसका परिणाम क्या निकला। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकला, इसमें पहला जो था 1857 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण है वो कंपनी के हाथों से छोड़कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ये सबसे मेजर चेंजेस हुए थे। उसके बाद इंग्लैंड में इन अधिनियमों के द्वारा एक भारतीय राज सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को के अनुसार जो क्षेत्रीय विस्तार और व्यवगत का सिद्धांत था उस नीति को समाप्त कर दिया गया। मतलब आप राजाओं की स्वायत्तता को भी मान्यता दी गई और उनपे के रियासत पे, उनके सीमाओं पे किसी तरीके से हड़प और जो व्यवगत का सिद्धांत चल रहा था उसको समाप्त किया गया और उनकी स्वायत्तता को बरकरार किया गया। ठीक है। उनकी डिग्निटी को भी सम्मान देने की आश्वासन दिया गया था। उसके बाद था सेनाओं का पुनर्गठन किया गया था। इसमें हुआ क्या कि भारतीय सैनिकों के मुकाबले जो यूरोपीय सैनिक थे ना, उनके मतलब भारतीय जो सैनिकों के अनुपात में यूरोपीय जो सैनिक थे उनके को और बढ़ाया गया, ज़्यादा किया गया। और महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट थे उस पर यूरोपियन सैनिकों का भी एक आरक्षण की तरह, मतलब उस वहीं पे उनका जो नियुक्ति होगा वो एक यूरोपियन का ही होगा। एक बड़े बड़े जिम्मेदारियों जैसे तोपखाने का जो नियुक्ति हुई थी वो सिर्फ यूरोपियन सैनिकों के लिए ही रिजर्व कर दिया गया, ना कि भारतीय सैनिकों के लिए। ठीक है। ये रिफॉर्म्स सैनिक के तौर पे, एक सेना के तौर पे वो किया गया था। इसके बाद था कि जो गवर्नर जनरल था ना, ठीक है, उसको वायसराय के मतलब उसको वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। और जिसमें जो फर्स्ट वायसराय था ना 1857 की क्रांति में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो जब ये विद्रोह समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ, तो इसको कैनिंग को ही ना फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब फर्स्ट गवर्नर जब था ही उसको वायसराय बना दिया गया, उसको ही वायसराय रहने दिया गया। कैनिंग ने ही ना इलाहाबाद में, ये क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद के दरबार में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो किसने पढ़कर सुनाया था, तो वो कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद के दरबार में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को
संबोधित किया था उसको पढ़ा था। ठीक है, देखिए हम 1857 के क्रांति के विकास के स्वरूप को लेकर हमने अपनी जर्नी को शुरू किया। उसके बाद हमने उसके कारण को समझा, क्या क्या कारण थे, जिसमें हमने राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक, सैन्य, समाज और जो तत्कालिक कारण थे उसको समझा। उसके बाद जो आंदोलन के क्या क्या केंद्र रहे हैं, उसका नेतृत्वकर्ता कौन रहा, वहाँ पे नेतृत्व किसने किया, किसके लीडरशिप में चला, सबसे मेन लीडर जो आंदोलनकारी जो विद्रोही थे उन्होंने अपना नेता किसको चुना था, बहादुर शाह जफर को चुना था। उसके बाद हमने बात की थी कि जो इम्पोर्टेंस टिप्पणियाँ किसने क्या 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 किया था 1857 को लेकर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन से बुक इम्पोर्टेंट था 1857 1847 के 1857 के रिवॉल्यूशंस को लेकर, 1857 की क्रांति के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि इस क्रांति का असफल होने का कारण क्या था, मतलब क्यों ये फेल हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसका परिणाम क्या हुआ। तमाम पहलुओं को हमने विस्तार से एक एक करके हर एक डायमेंशन को डिस्कस किया और एक भी पॉइंट्स को हमने छोड़ा नहीं। जो आपके प्री के पर्सपेक्टिव से हो चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, हमने हर एक डायमेंशन को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके नॉलेज में किसी तरह से बूस्ट हुआ हो, गेन हुआ हो आपके नॉलेज को, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, आप हमारे स्टडी फॉर जनरल स्टडी के एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें। एकेडमी फॉर जनरल स्टडी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिलीवर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। और हाँ, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।